मैं और पवन हम दोनों हैदराबाद के पिज़्ज़ा थिएटर में डिलीवरी बॉय का काम करते थे। हम दोनों बहुत ज़्यादा खुश थे क्योंकि हमें अच्छी खासी पैसे मिल रहे थे। हम दोनों के काम किए आज 1 महीना हो चुका था। ये नौकरी से हम दोनों संतुष्ट थे, पर कहीं ना कहीं मालिक की एक बातों से हमें बहुत ज़्यादा डर लग रहा था। वो बात था कि मालिक हमेशा कहते थे कि तुम दोनों में से कोई भी इस जगह में सही से डिलीवरी नहीं कर पाता, क्योंकि तुम्हें यहाँ की एड्रेस बिल्कुल भी पता नहीं है। इसीलिए हम ये जॉब उसे ही देंगे जिसको इस इलाके के बारे में सही से पता है, ताकि वो दूर दूर जा करके अच्छे से डिलीवरी कर पाए। ये बात सुनकर मैं तो अभी नॉर्मल था, पर मेरा दोस्त पवन वो ज़्यादा ही डिप्रेशन में चल गया था। वो सोच रहा था, मैं गांव से शहर आया हूँ नौकरी के लिए, अगर यहाँ से हमें निकाल दिया जाए तो हम क्या करेंगे। पर मैं उसे समझाता हूँ और कहता हूँ, एक काम कर, तो टेंशन मत ले भाई। काम करते करते हम छुट्टी के बाद यहाँ के दूर दूर तक घूमने जाएंगे, जिससे हमें ये सारी गली मोहल्ले पता चल जाएगा। और जो ना पता चल पाए तो फ़ोन है ना, तो दिक्कत मत ले। ये बातें करके मैं हमेशा पवन को उस डिप्रेशन से निकालने की कोशिश करता हूँ, ताकि पवन अपना माथा अपना दिमाग शांत रख पाए। और हम दोनों फिर काम में अगले दिन फिर जाते हैं। अगले दिन काम करते वक्त रात के 9 बजे एक डिलीवरी आती है। गली नंबर 307 मकारा। ये मकारा वही जगह था जहाँ पे सामने ही बहुत बड़ा कब्रिस्तान था। वहाँ से होकर के गली नंबर 307 जाती थी। मालिक ने ये काम पवन को दिया था। मालिक ने ज़ोर से कहा था, पवन तुम जाओगे डिलीवरी करने। मैंने पवन को इशारे से कह दिया था कि अगर आधा लीटर पेट्रोल और लग जाए कोई बात नहीं, पर तू उस कब्रिस्तान से मत जाइयो, तू घूम के जाइयो। और मैंने इशारे में समझा दिया था, पर ना जाने क्यों पवन के दिमाग में कुछ और चल रहा था। तभी पवन डिलीवरी के लिए होंडा बाइक लेकर के निकल जाता है। पर जो आधे घंटे के बाद हुआ, और अगर वो कब्रिस्तान ना पार करे तो हमें वहाँ से उल्टा 2 किलोमीटर घूम करके उस जंगल वाले एरिया से हमें वापस उस 307 नंबर गली में जाना पड़ता। उसे सुनकर मेरी रूह कांप गई। आधे घंटे बाद पवन का फ़ोन आता है और पवन की आवाज़ बहुत ही धीमी निकल रही थी, और ना जाने उसके शरीर में कौन सी कपकपाहट थी, आवाज़ उसकी क्लियर नहीं थी। ये सुनकर मैं पवन को बोल ही रहा था कि पवन पवन, तभी उसका फ़ोन डिस्कनेक्ट हो जाता है। मैं सोच ही रहा था कि शायद अभी आधा घंटा हुआ है तो शायद पवन जंगल इलाके में होगा, और मैं दूसरी बाइक लेकर के वहाँ से निकलता हूँ। पर अब निकले हुए मेरे 1 घंटा हो चुके हैं, पर अब भी पवन उस जंगल में कहीं नहीं है। मैं धीरे धीरे जहाँ पे डिलीवरी करना था मैं उस सोसाइटी पहुँचता हूँ, और पहुँचने के बाद वहाँ पे कोई नहीं था। पर मेरे पिज़्ज़ा डिलीवरी वाला एड्रेस दे करके जिस आदमी ने जो ऑर्डर किया था वो मेरे पे गुस्सा होकर के चिल्ला उठता है और कहता है, वो लड़के इतना लेट करता डिलीवरी में, चल दे, माफ कर रहा हूँ फिर भी। मैं कहता हूँ, सर मैं आपका डिलीवरी तो लेके नहीं आया, मैं अपने दोस्त को ढूंढने आया था। वो गुस्से से कहते हैं, दोस्त तुम नौटंकी करते हो, तुम पिज़्ज़ा थिएटर हो ना। मैं कहता हूँ, हाँ मैं पिज़्ज़ा थिएटर का ही हूँ अंकल, बट मेरा दोस्त निकला था डिलीवरी आपका ले करके, पर अभी तक ना उसका फ़ोन लग रहा है ना उसको कोई पता चल रहा है। वो गुस्से से कहते हैं, तुम लोग का रोज का यही नौटंकी है। मैं तुम्हारे मालिक से तुम दोनों के बारे में कंप्लेन करूंगा। कौन है तुम्हारा दोस्त, उसके बारे में भी और तुम्हारे बारे में भी। पर जो बूढ़ा व्यक्ति मुझे कहा जा रहा था, वो मैं सारी बातें मेरी एक कान से जा कर के दूसरे कान से निकल रही थी, क्योंकि मुझे अपने दोस्त का चिंता था कि अब तक वो कहाँ गायब है। मैं उसकी सारी बातों को इग्नोर कर रहा था। तभी वो बोलता रहता है और मैं वहाँ से बाइक लेकर के निकल जाता हूँ, और जा कर के उस कब्रिस्तान के जो शॉर्टकट रोड था वहाँ पे खड़ा हो जाता हूँ। मैं देखते रहता हूँ और सोचता हूँ, क्या दोस्त इसके अंदर गया होगा। मेरे दिल में ये सारी बातें चल रही थी।
पर हिम्मत नहीं हो रही थी कि उस कब्रिस्तान में जा कर के मैं देखूं। 4 से 5 मिनट मेरे खड़े हुए हो जाता है। तभी आगे से एक जोर सी कार की हॉर्न सुनाई देती है जो काफ़ी तेज़ी से आ रही थी रोड पे। मैं उसको देख करके जल्दी से वहाँ से साइड हो जाता हूँ और वो कार सीधा उस कब्रिस्तान में ही जा रही थी। मैं देखता हूँ कि वो कार अभी भी कब्रिस्तान में गई है। मैंने बाइक स्टार्ट की और मैं भी उसके पीछे उस रोड में चल पड़ा। मैं दोनों साइड अपनी गर्दन झुका करके देख रहा था कि शायद मेरा दोस्त कहीं नज़र आ जाए, पर मुझे अब भी कहीं नज़र नहीं आ रहा था। तभी मैंने दूर घास के ढेरे पे देखा कि ये बाइक जो दोस्त लेके निकला था वो बाइक यहीं पड़ी थी। बस मैं देख रहा था मेरा दोस्त कहाँ है। देखता हूँ कुछ ही देर बाद सामने वाले पेड़ के नीचे मेरा दोस्त लहूलुहान पड़ा है। मैं उसे उठाता हूँ और पूछता हूँ क्या हुआ था, पर वो कुछ उसी हालत में नहीं था कि कुछ बता पाए। और उसकी बाइक वहीं पड़ी थी और डिलीवरी वाली बैग भी वहीं पड़ी थी। मैं उसे उठा करके जल्दी से बाइक में बिठाता हूँ, किसी तरह वहाँ से फिर वापस ले जाता हूँ। वहाँ जाने के बाद मालिक को सारी बातें बताता हूँ, पर वो कहते हैं ना, जिस शहर में हम काम के लिए जाते हैं हमारी कद छोटी होती है तो कोई हमारा इज्जत नहीं करता। मालिक हमें काम से निकाल देता है 2 बातों के कारण। पहला कह करके कि तुम निकम्मे हो, और दूसरा अभी अभी तुम्हारा शिकायत आया है। मेरा दोस्त लहूलुहान पड़ा था, उसको ये बातों को कोई परवाह नहीं था और हम वो काम छोड़ देते हैं। काम तो छोड़ देते हैं, पर न जाने क्यों हर रात को पवन को अजीब और गरीब सपने आते थे। उस सपने में बहुत बड़बड़ाया करता था, चीखा करता था, चिल्लाया करता था, कहा करता था, वो जोर से कहा करता था कि मुझे कुएं से निकालो, मुझे कुएं से निकालो, मैं बहुत दिन से कैद हूँ, मुझे कुएं से निकालो। ये लगातार 1 सप्ताह के बाद मैं परेशान हो गया और मैं सुबह उठ के हमेशा पवन को पूछता था कि पवन, ये तेरे दिमाग में कौन सी बातें हैं जो हर बार तू बोला करता है, इसका मतलब क्या है? पवन कहता था कि कौन सी बातें भाई, मुझे इसके बारे में कुछ भी नहीं पता। और तू क्या बात करता है? जब मैं सपना देखता हूँ तो मुझे कैसे पता कि मैंने क्या देखा? वो सपना था ना। मैंने एक तांत्रिक बाबा का पता किया। मैंने सोचा कि दोस्त को वहीं ले जाऊं और उसके बारे में वो सारी बातें उनसे पूछूं, और वही करता हूं। अगले दिन सुबह हम तांत्रिक बाबा के पास पहुंचते हैं। हम दरवाजे के बाहर ही खड़े होते हैं कि बाबा और लोगों को साइड करके हमें कहते हैं कि जल्दी से अंदर आ जाओ। मैं हैरानी से सोचता हूँ कि उसको कैसे पता कि हमें कुछ ज़रूरी काम है। वो हमें बोलते हैं कि बैठो। बैठने के बाद वो पवन को घूरे जा रहे थे। मैं उसकी ओर ध्यान से देख रहा था, आखिर क्या ये कारण है। तो ये बाबा एक बड़े पाउडर को उनकी ओर फेंकते हैं, तो ये पवन चीखने लगता है और फिर से वही रट लगा देता है जो रात को कहता था कि मुझे कुएं से बाहर निकालो। बाबा कहते हैं कि विनाश निकट है, तुम चले जाओ। मैं कहता हूँ बाबा अपना हल बता दो, करना क्या है? वो कहते नहीं, अगर मैं तुम्हें हल बताता हूँ तो तुम कर नहीं पाओगे, और ये हल मैं तुम्हें जैसे बोलूँगा वो साया मेरे पीछे पड़ जाएगी और वो मुझे भी नहीं छोड़ेगी। वो साया एक जिद्दी साया है। अगर तुम जो बताता हूँ उसमें नाकामयाब रहे तो तुम्हारी मौत के साथ मेरा भी मौत निकट है। मैं कहता हूँ ऐसा कुछ नहीं होगा बाबा, हम उसे मार के रहेंगे, आपको कुछ नहीं होने देंगे, बस आप बता दो। वो बाबा कहते फिर सुनो, अब जल्दी ही एक अमावस्या की रात आने वाली है। उस कब्रिस्तान के अंदर एक छोटा सा पुराना कुआं है। वो कुआं में एक औरत की बॉडी पड़ी हुई है। आज से 10 साल पहले जब वो कुआं की खुदाई हो रही थी तो कुआं के पास वहाँ कब्रिस्तान नहीं बल्कि एक छोटा सा गांव था, और उस कुआं से सभी लोग पानी पिया करते थे। लड़ाई के कारण वहाँ के अधिकतर लोग वहाँ से दूर चल गए, और बाद में उस जगह पे जैसे जैसे दिन बदलता गया उस जगह को कब्रिस्तान में बदल दिया गया। और वो कुआं भी एक डरावना कुआं हो गया था। उसको कोई वहाँ पे ना कोई पानी पीता था ना कुछ और, पर सिंचाई में सब लोग यूज करते थे। पर एक दिन कुआं सूखा था, तभी कुछ लोग आते हैं और एक औरत जिसका नाम था मोनिका, उसको
सीमेंट की बोरी के साथ, वजनदार चीज के साथ बांध के नीचे फेंक दिया जाता है। उस सुनसान कब्रिस्तान में कोई आता जाता नहीं था और वो औरत वहीं फंस जाती है और आज भी उसकी बॉडी उसी कुएं में है। अगर वो कुएं का पानी सुखा करके उसकी कंकालों को निकाल के अगर तुम जला सकते हो तो वो मुक्ति उसको मिल जाएगी और हम सब बच सकते हैं। और तुम्हारे दोस्त की ये जो मानसिक में जो सहायक वास है, जो सपने देती है, वो भी दूर हो जाएगा। पर ये करना जितना मैं आसान बता रहा हूँ उतना आसान है नहीं। जैसे तुम कब्रिस्तान के अंदर पैर के अपने कदम में रखोगे, वो औरत साया तुम्हारे पीछा करेगी, तुम्हें भी उस कुएं में डाल देगी अपने साथ। बस तुम्हें कैसे करना है वो तुम्हारे पर निर्भर करता है। बाबा के पास से घर आने के बाद पवन कहता है कि राहुल, ये बात तू मत कर यार, मुझे सपने आ रहे हैं ना, फिर तो चुप रहे, आने दे। ये काम जितना तू सोच रहा है उतना आसान नहीं है, इसमें हम दोनों की मौत हो सकती है। मैं कहता हूँ भाई तू चुप रहे। हम सुबह वहाँ से निकलते हैं, सुबह कोई डर नहीं होता, बल्कि वहाँ पे साफ़ सफाई वाले लोग रोड को साफ़ सफाई कर रहे थे। हम जा करके मोटर चालू करके वो कुएं का सारे पानी सुखा देते हैं और सुखाने के बाद वो कंकाल हल्की हल्की दिख रही थी। मैं कहता हूँ अगर हम इसको निकालते हैं, क्योंकि रात को अमावस्या है, और निकालते हैं फिर जलाते हैं तो काफ़ी ज़्यादा समय लग जाएगा और हो सकता है इसमें फंस सकते हैं। एक काम करते हैं, हम इस कुएं में इसको जला देते हैं। हम पानी सुखाने के बाद फिर रात को मैं और पवन एक हाथ में पेट्रोल की डिब्बी और माची लिए हुए अंदर प्रवेश करते हैं। रात को प्रवेश किए हुए पेड़ के लगभग सारे पत्ते झड़ चुके थे, ऐसा लग रहा था कि पूरी ज़मीन में पत्ते बिछी हुई थी। जिस पे हम चल रहे थे तो अजीब और गरीब आवाज़ें निकल रही थी। वो आवाज़ें और एक ठंड हमें डरा रही थी, सता रही थी, और हवा भी तेज थी। कुछ ही देर बाद हम उस कब्रिस्तान के उस कुएं के पास पहुंचते हैं जहाँ पे बिल्कुल ही सन्नाटा छाया था। वहाँ जा करके हम दोनों कुएं में झाँक करके देख रहे थे क्या करना है। पवन कहता है कि भाई मुझे तो बहुत डर लग रहा है, मैंने तुझे पहले ही मना किया मत चल। कैसे करते बता, कैसे जाएंगे इसके अंदर? मैं कहता हूँ तू टेंशन मत ले। कुएं में वो किनारे से जो रट दी हुई है रोड, उस रोड के सहारे मैं उतरता हूँ और उस कंकाल को कुदार से निकालता हूँ। उसके बाद तू ऊपर से तेल फेंक दियो। पवन ऊपर खड़ा होता है और मैं धीरे धीरे उस कुएं के नीचे जा रहा था। जाते वक्त ऐसा नहीं था कि मुझे डर नहीं लग रहा था, डर मुझे भी लग रहा था, पर मैं हौसला इसलिए दे रहा था कि ताकि पवन डरे ना। और मैं जा करके कुदार से वो कंकालियों को सही से निकाल रहा था। आज सुबह ही पानी निकाला था कुएं का, इसलिए पूरे कीचड़ कीचड़ थी कुएं में और मेरे पैर उसमें धंस रहे थे। और कुछ देर बाद मैं निकाल लेता हूँ, पर तभी मुझे कुएं के बाहर से आवाज़ सुनाई देती है पवन के चिल्लाने की। और जब ऊपर देखता हूँ तो पवन नहीं होता है। अब मुझे समझ नहीं आ रहा था कि यहाँ से निकलूँ, पवन को देखूँ या फिर इस कंकाल को जलाऊँ। पर मुझे सबसे जल्दी सूझता है कि पवन को ढूंढना, और वहाँ से निकल जाता हूँ ऊपर। कुएं से निकलने के बाद मैं देखता हूँ कि पवन कुएं के पास ही नीचे गिरा हुआ था, ना कि कहीं दूर गया था। मैं पवन को जल्दी उठा रहा था, पवन उठ उठ, पर पवन शायद बेहोश हो गया था, शायद डर से ऐसा हुआ था उसको। मैं उसको उठा ही रहा था, तभी मुझे उस कुएं से एक अजीब गरीब आवाज़ सुनाई दे रही थी, जोरों से, किसी के रोने की। और वो कह रही थी मुझे निकालो कुएं से। पर ये सुनकर मैं समझ जाता हूँ कि कहीं ना कहीं ये पवन का जो सपना था और बाबा का कहना ये सच बात है। पर जल्दी से पवन को छोड़ के आप उस जलाने के लिए वापस उस कुएं के अंदर जा रहा था। तो जल्दी से पहुँच करके पेट्रोल का डिब्बा खोलता हूँ, और जैसे ही मैं डिब्बी खोलता हूँ ये शोर, ये चीख पूरी जंगल में, यानी उस कब्रिस्तान में और उस पूरी इलाके में गूंज रही थी। जल्दी से खोल के उस कंकालों पे वो पेट्रोल डाल रहा था और अचानक माचिस उठाता हूँ और जला देता हूँ। जलाने के बाद मुझे नहीं पता था जो मैंने सोचा था उससे भी ज़्यादा कुछ खराब हो सकता है। बाहर से वहाँ भटक रही आत्मा उसके साथ जलने के लिए उसके पास पहुँच रही थी, पर कुएं के पास पड़ा मेरा दोस्त उसको भी उठा करके वो सामने लपटे की ओर ले आ रही थी। तभी मेरा दोस्त ऊपर से कुएं में गिर रहा था। शुक्र था कि मैं भी नीचे खड़ा था और मैंने अपने दोस्त को पकड़ लिया। उसके बाद
कुछ देर के बाद वो साया हमेशा के लिए समाप्त हो जाती है, उस आग में जल जाती है। कुछ दिन के बाद मेरे दोस्त को भी ये सपने धीरे धीरे करके गायब हो रही थी। उसके दिमाग से ये साया बिल्कुल हट चुका था। मेरा दोस्त अब पहले की तरह हो चुका था, नॉर्मल। पवन के नॉर्मल होने के बाद हमने नया काम ढूंढ लिया और वहाँ पे काम करने लगे। एक दिन हम इस होटल में काम करते वक्त वहाँ पड़ा न्यूज़पेपर मैं उठा के पढ़ रहा था। उस समय वहाँ पे कस्टमर कम थे, तो मैंने जो न्यूज़पेपर पढ़ा वो देखकर मेरी रूह कांप गई। वो न्यूज़पेपर 7 दिन पहले का था और उसके हेडलाइन में लिखा था कि इस इलाके के तांत्रिक बाबा जो जाने माने थे, उनकी मृत्यु हो गई है। उन्होंने फांसी लगा के खुद को मार डाला। ये सुनकर हमारा दिल कांप उठा। मैंने जल्दी से पवन को बताई ये बातें, तो पवन भी डर गया। अब तो हम समझ गए थे कि बाबा ने जो कहा था ये सच था। हम तो बच गए, पर बाबा की जान चली गई। तो गाइस, यही थी आज की कहानी। तो मेरे प्यारे यूट्यूब फैमिली, अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा होगा तो जल्दी से चैनल को सब्सक्राइब कर लें, वीडियो को लाइक कर लें, बेल आइकन ऑल कर लें, क्योंकि ऐसी डरावनी भूतिया कहानी आपको सिर्फ मिलेगी यहीं पे। सब्सक्राइब करोगे तो आपके यूट्यूब पे ऑटोमेटिक तुरंत वीडियो पहुंच जाएगी, बिना आप मिस किए देख पाओगे। तो चलो जल्दी चैनल को सब्सक्राइब करो और मिलते हैं एक नई डरावनी भूतिया कहानी ले करके। जय हिंद, वंदे मातरम।